हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली अबाउट द अर्बन ब्लूप्रिंट, जो कि अब डायरेक्ट किस चीज़ से कर रहा है हमें, ब्लूप्रिंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट एक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड। एंड ये डायरेक्टली किसके साथ लिंक कर रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज के साथ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ रीसेंट रिपोर्ट जो कि यूएन हैबिटेट के द्वारा रिलीज की गई है, दैट इज द वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट फॉर 2024। तो बेसिकली शुरुआत करने से पहले हम देख ही लेते हैं कि यूएन हैबिटेट, जो कि नाम काफ़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि सुनने में आया है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको यूएन हैबिटेट नाम ही पहली बार जिन्होंने सुना होगा। तो देख लेते हैं पहले यूएन हैबिटेट एक्चुअली में क्या है। तो यूएन हैबिटेट मीन्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है यूएन हैबिटेट, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक प्रोग्राम है। किस चीज़ के साथ डील कर रहा है? ह्यूमन सेटलमेंट्स के साथ, पर्टिकुलरली इन द अर्बन एरियाज, पर्टिकुलरली इन द अर्बन डेवलपमेंट, एंड दैट टू फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो बेसिक आइडिया यहाँ पे यही है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है, अगर वो हो रही है तो वो एक सस्टेनेबल मैटर से, सस्टेनेबल तरीके से हो सके। एंड ये जो यूएन हैबिटेट है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1977। एंड यहाँ कब एस्टैब्लिश हुई थी? ऑन द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, जिसको हम हैबिटेट 1 भी बोलते हैं, जो कहाँ हुई थी? वैंकूवर कनाडा में इन द ईयर ऑफ 1976। तो अब 1976 में वैंकूवर में, जो कि कनाडा में है, वहाँ पे पहली कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया? यूएन हैबिटेट बनाया गया, जिसका मेजर क्या काम रहा कि वो अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे, जो कि सिस्टमैटिक तरीके से हो सके, यानी कि आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट के साथ मिलकर चल सके एंड सस्टेनेबल तरीके से किया जा सके। तो यूएन हैबिटेट मेंटेन करता है अपना हेडक्वार्टर कहाँ पे? नायरोबी, कीनिया के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट नायरोबी, कीनिया। देन अब यूएन हैबिटेट की जो रिपोर्ट आई, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। यूएन हैबिटेट रिपोर्ट में वर्ल्ड सिटीज जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है, हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है। एंड ये वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट क्या है? एक ग्लोबल रेफरेंस है, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी मेजर सिटीज़ हैं, जो इसके लिए जो ये पार्टिसिपेंट हैं, जिसको ये अंडर कंसिडरेशन लेता है, एक तरह का पूरे वर्ल्ड का आप कह सकते हो कि एक रेफरेंस है कि किस तरीके से हमें सस्टेनेबल अर्बन नॉलेज है जो हमारे पास आ रही है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि एक बेटर एनवायरनमेंट जो है उसको हम सस्टेन भी कर सके, जो हमारे क्लाइमेट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर गोल्स हैं, उसको कैसे अचीव कर सकें। तो ये रिपोर्ट मेजरली यही बताती है कि क्या क्या करंट सिनेरियो है, क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, एंड कहाँ किस तरीके से जो रिलेटेड हमारे पास टारगेट्स है वो अचीव हो सकते हैं, हो भी सकते हैं तो नहीं हो सकते, अगर हो रहे हैं तो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएगी, यानी कि ये रिपोर्ट हाईलाइट क्या करती है? क्रिटिकल फाइंडिंग्स एंड एक तरह का गाइड एक्ट करती है फॉर द सिटीज़ जो कि इसी की ही पार्टिसिपेंट रहती हैं, या जो सिटीज़ इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड रहती हैं, ताकि किस तरीके से अचीव किया जा सके सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इन सिंपल वर्ड्स, यूएन हैबिटेट जो है रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर्स कीनिया के अंदर है। एंड ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार पब्लिश होती है, और ये रिपोर्ट क्या करती है? सिटीज़ के लिए एक तरह से रेफरेंस गाइड की तरह एक्ट करती है, जो कि बता सके कि क्रिटिकली हमें कहाँ पे सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में किस तरह का जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं, एंड इसी तरीके की प्रॉब्लम का कोई और सिटी इन फ्यूचर भी फॉलो करती है या उसके पास भी आती है प्रॉब्लम, उसको कैसे हम एक बेटर तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, एंड अचीवमेंट जो है सस्टेनेबल तरीके से फ्यूचर में हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्लेज लिया है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का। ठीक है, सो अब देख लेते हैं रिपोर्ट ने क्या कहा। तो एक समरी है जो मैंने खुद से बनाई है, तो ये समरी को देख लेते हैं, समरी पॉइंट्स क्या कहते हैं। पहली चीज, सिटीज हैज बोथ विक्टिम्स एंड कंट्रीब्यूटर्स। तो मेजरली ये रिपोर्ट ने चीज फोकस की है कि जो सिटीज हैं, क्योंकि सिटीज के साथ डील कर रही है रिपोर्ट, कि सिटीज जो है ना वो विक्टिम्स भी हैं और कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है मैं आपको देना चाहूंगी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जिससे सभी रिलेट कर पाएंगे, दैट इज दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली के लोग, एक फैक्ट ये बता रहे हैं ना कि दिल्ली के लोग जो जहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो इट इज़ के एयर क्वालिटी हमारी एक तरह की ऐसी हो जाती है विच इज़ इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ स्मोकिंग 35 सिगरेट्स पर डे। ठीक है, अब
भुगत भी वही दिल्ली के लोग रहे हैं और कंट्रीब्यूशन भी किसका है, दिल्ली के ही लोगों का है। ठीक है, तो इसी तरीके से यही सिटीज वाली जो हमारे पास रिपोर्ट है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, यही कहती है कि जो सिटीज हैं वो विक्टिम्स भी हैं और कंट्रीब्यूटर्स भी हैं। थोड़ा डेटा चेक कर लेते हैं कि सिटीज जो है वो जनरेट करती हैं अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ग्रीन हाउस गैसेज में पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में 70% योगदान किसका है, सिटीज का ही तो है, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। दिल्ली वाला एग्जांपल तो बिल्कुल मान गए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई भी सिटी है, डेवलप्ड एरिया है, लोग आसपास एक साथ जो है हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, लोग आपस में क्लोज विसिनिटी में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसी तरीके से क्या है, इंडस्ट्रियल जो है हमारे पास इंडस्ट्री सेटअप की गई है इनफैक्ट, है ना, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, लोग भी रह रहे हैं काफी ज्यादा, तो उस वजह से अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन बढ़ेगी। तो एक तरह से सिटीज जो है वो विक्टिम भी हैं एंड कंट्रीब्यूटर्स भी हैं। ठीक है, द रिपोर्ट अंडरस्कोर्स कि जो अर्बन एरियाज हैं वो सिग्निफिकेंटली क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 90% के से ज्यादा जितने भी हमारे पास अर्बन एरियाज हैं वो वल्नरेबल हैं टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स लाइक फ्लडिंग्स एंड हीट वेव्स। तो यानी कि अब जितनी भी हमारे पास सिटीज हैं उनको हीट वेव ज्यादा देखने को मिलेगी, उसके अलावा फ्लडिंग जो कि कोस्टल रीजन्स में है या इवन कि जहां पे नदियां भी बह रही हैं वहां पे फ्लडिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा बेटर हैं। तो इस रिपोर्ट ने एक सिग्निफिकेंटली एक चीज बोली कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि जो जितनी भी कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन्स में जितनी भी मेजर सिटीज हैं, हो सकता है वहां पे जो वाटर का लेवल है वो भी अप टू 5 मीटर्स बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चीज भी इस रिपोर्ट ने बताई। दूसरी चीज, इनइक्वालिटी एंड वल्नरेबिलिटी, यानी कि जो लोग सिटीज है उसके आसपास रहते हैं, जो कि अब कह सकते हो ना कि एक तो मेजर सिटी होती है हमारे पास, उसके पास जो सब अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि जो कि प्रॉपर तरीके से बिल्डअप नहीं होता, ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो आप ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जो डेवलप्ड नहीं है, बट वो काम करने जाते हैं द मेन सिटी या सब अर्बन एरियाज में रेजाइड कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर रह रहे हैं। तो 1 बिलियन से ज्यादा लोग जो है ऐसी ही इनफॉर्मल अर्बन सेटलमेंट्स में रहते हैं, जिनका अब जो बेसिकली वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में इतना वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, बट ड्यू टू देयर सेटलमेंट, ड्यू टू देयर हैबिटेट, क्योंकि वो इतने डेंजरस जगह पे हैं, उनकी वजह से वो वल्नरेबल भी उतने ही ज्यादा हैं। क्यों? एक तो वो रह भी उस एरियाज में रहे हैं, है ना, उनका डोमिनेशन भी उतना नहीं है, पैसा भी उनके पास इतना नहीं है। ठीक है, अब उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, उनके ऊपर ही यहाँ पे इनइक्वालिटी की वजह से, यानी कि वेल्थ ना होते हुए भी सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी वही है, ये रिपोर्ट ने ये कहा। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक करते हैं, विदस्टैंड करते हैं क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स को, एंड मेकिंग दीज रेजिडेंट्स डिसप्रोपोर्शनेटली वल्नरेबल, क्योंकि इनकी गलती भी नहीं है, ये वहां पे काम कर रहे हैं जाके फैक्ट्रीज में, बट इतना कमा भी नहीं रहे हैं, तो अब उनको थोड़ी आप कह सकते हो आउटर एरियाज में रिजाइड करना पड़ रहा है, इस वजह से क्या है, वो वल्नरेबल भी है, इनइक्वालिटी तो परसिस्ट कर ही रही है। ठीक है, इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा भी नहीं है और वल्नरेबल भी सबसे ज्यादा यही है। रिपोर्ट यही हाईलाइट करती है कि 85% ऑफ द सिटीज इन द लो इनकम कंट्रीज, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज या आप कह सकते हो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, आर स्पेशली एक्सपोज टू क्लाइमेट हैजार्ड्स ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल्स। तो यहाँ पे भी अगर आप दिल्ली वाला एग्जांपल ही लेकर देखें, तो जो आसपास वाले एरियाज हैं, सब अर्बन एरियाज है दिल्ली के, वहां पे जो लोग हैं वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि हो सकता है उनके पास गाड़ी भी ना हो या व्हीकल्स भी हैं तो कम है ना, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इतना ज्यादा नहीं है। सो स्टिल वो सबसे पहले ऐसे लोग होंगे या फ्रंट लाइन पे सबसे पहले जिनको जो वल्नरेबल हैं वो यही लोग होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज से बचने के लिए, एंड सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी यहीं पे एग्जिस्ट करती है। एंड लो इनकम कंट्रीज में स्पेशली 85% जो है लोग ऐसे ही हैं जो वल्नरेबल हैं। उसके बाद रिपोर्ट ये भी कहती है कि अर्बन क्लाइमेट इनोवेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है, यानी कि जो सिटीज हैं लीडिंग इन क्लाइमेट इनोवेशन शो कर रही हैं मेजरेबल प्रोग्रेस। ओवर 100 सिटीज हैव अचीव 10 to 20% रिडक्शन इन लोकल एमिशंस, यानी कि ऐसी सिटीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में है। पहली चीज इस चीज को नोट करना, डेवलप्ड कंट्रीज में मेजरली ऐसी सिटीज जहां पे इनोवेशन को प्रैक्टिस किया गया, यानी कि जो फ्यूल हैं उसको शिफ्ट करके, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके ऊपर से शिफ्ट करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर या ग्रीन फ्यूल के ऊपर अगर चले गए हैं, ऐसी सिटीज में अगर आप देखें तो रिडक्शन जो है वो हुई है 10 to 20% इन एमिशंस। बट यही चीज को ना यहाँ पर ओवरकम कौन कर देता है, ऐसी कंट्रीज जो कि अभी डेवलपिंग है एंड वहां पर अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जा रहा
रहा है, तो वो जो 20% अगर कम भी हुआ है तो वहां से वो 30-40% इंक्रीज कर रहा है ग्लोबल एमिशन को। ठीक है, तो इसी तरीके से लोकल एमिशंस को यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बिल्डिंग कोड सब यूज करने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कुछ चीज पे तो फायदा हुआ है, बट मेजरली जो डेवलपिंग कंट्रीज है इसको ओवरकम कर जाती हैं। यानी कि अर्जेंट एक्शन एंड डिकार्बनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, कि इनोवेशन रखते हुए भी डिकार्बनाइजेशन जो है उसको रखना है हमें, बट यहाँ पे डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैग की वजह से, या आप कह सकते हो कि हमारी जो वेल्थ है क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड नहीं है इक्वली, उस वजह से ये चीज़ें सफ़र कर रही है। क्लाइमेट एक्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी कि अब डीकपलिंग एफर्ट्स जो हैं कि अब कार्बनाइजेशन जो है इसको हटाना है हमें। ठीक है, हैव लेड टू पर कैपिटा अर्बन एमिशंस इन सम डेवलप्ड सिटीज बीइंग 15 to 30% लोअर दैन द नेशनल एवरेज। ये जो सिटीज है इन्होंने शिफ्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और पब्लिक ट्रांजिट के अंदर, बट 80% ऑफ द सिटीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में हैं वहां पे सिटीज के अंदर ही पर कैपिटा एमिशंस रिमेन्स हायर देन द रूरल एरियाज। तो जो अब कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था, जो एक आप कह सकते हो सराहना मिलनी चाहिए थी कि आपने अपने एमिशंस जो है वो कम कर ली हैं, बट उससे वो चीज़ को फुलफिल नहीं किया जा रहा क्योंकि उसको डेवलपिंग कंट्रीज में पर्टिकुलरली सिटीज जो हैं वो ओवरपार करके लेके जा रही हैं। देन पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन, यानी कि रिपोर्ट को ये लगता है कि जो सिटीज़ हैं इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान्स उनको ऐसे रखने चाहिए जो कि एंगेज करें द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। Report 20 to 25% improvised resilience is in coping with the climate shocks, showing the value of people-centered planning is required। अब ये क्या कह रहा है, बहुत डिफिकल्ट सी लैंग्वेज है, मैं सिंपल बताती हूँ। रिपोर्ट ने ये चीज़ कही है, इसको डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्लाइमेट एक्शन प्लान रिक्वायर्ड है जहाँ पे हमारे पास जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है यानी कि जो वो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जो रिपोर्ट बता रही है कि 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब सपोज कीजिए कि 100% अगर लोग एग्जिस्ट करते हैं, 100 में से 20% ही हैं जो अमीर है, 80% तो मार्जिनलाइज ही है, जनरली आई चलाई ही चल रही है उनकी, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा सेविंग हो रही है। तो वो 80% में से भी, वो भी ज़्यादा ले लिया मैंने वैसे नंबर, बट चलो 80% में से भी 20-25% लोग हैं, उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, उनका जो स्टेटस वल्नरेबल से हम बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं उनका वो जो क्लाइमेट एक्शन की आप कह सकते हो या क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके ऊपर जो वल्नरेबल सिचुएशन है उसको हम बेटर कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं क्लाइमेटिक शॉक्स को। या आप लोगों को इस तरीके से समझाइए, या जो प्लानिंग है वो बेसिकली यहाँ पे लोगों के द्वारा या लोगों के लिए ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कि यानी कि अब जो काम है, अब क्लाइमेट एक्शन के लिए रिक्वायरमेंट तो लोगों की भी है हमें, है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज के लिए हमने प्रोमिसेस किए इतने सारे, उसमें सरकार के साथ साथ लोगों के लिए भी पॉलिसीज बने यहाँ पे, एंड लोगों को बेटर और अवेयर किया जा सके ताकि लोगों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाए कि लोग ही इस चीज़ को समझे। यानी कि बेसिकली जो पब्लिक है उसके बेनिफिट के लिए यहाँ पर, या इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, जो मार्जिनलाइज सेक्टर है उसके बेनिफिट के लिए रखते हुए पॉलिसीज को आगे प्लान किया जा सके। तो अब डेटाज एंड इवेंट्स की क्या क्या चीज़ें प्रॉमिस हुई थी, क्या चीज़ वो हो सकती है नहीं हो सकती है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं कि प्रोग्रेस सिंस द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट में हमने मैक्सिमम एक डेट रख दी थी 2050 की, ठीक है, कि अब इसके बाद हम जो है वो जीरो कार्बन पे चले जाएंगे, या जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाला 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला प्लान है वो हम फॉलो करेंगे कि हम जो हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पे दैट इज रिड्यूस्ड बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, सिंस 2015 इसकी रियलिटी में भी देखते हैं 500 से ज़्यादा सिटीज़ ने वॉलंटरीली कमिट किया था कि हम पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जो है वो 500 से ज़्यादा सिटीज़ में से सिर्फ 30% ऐसी सिटीज़ हैं जो ऑन ट्रैक हैं टू मीट द 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल गोल विच वाज सेट इन द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, कि 500 से ज़्यादा सिटीज़ है बट उसमें से सिर्फ 30% हैं जो अभी तक इस चीज़ को अचीव कर सकती है बाय द सेट टारगेट या सेट डेट्स, क्योंकि अब उस चीज़ को मैक्सिमम आप कह सकते हो 70% तक आप लगा लीजिए ऐसी सिटीज़ है जो उस चीज़ को या उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगी। तो एक्चुअली में अगर जो चीज़ प्रॉमिस की गई है वो ऑन लेवल अभी, या आप कह सकते हो ऑन ट्रैक नहीं चल रही है। दूसरी चीज़, रोल ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज माइलस्टोन। सबसे पहले COP28 में नेगोशिएशंस जो है उसको अंडरस्कोर किया गया था, जहां पे अब रोल ऑफ सिटीज को बेसिकली डिस्कस ही नहीं किया गया। यहाँ पे नेशनल गोल्स को सेट किया गया कि नेशन क्या करेगा या इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी क्या करेगी, बट यहाँ पे सिटीज को या मेजर आप कह सकते हो कॉन्ट्रीब्यूटर्स को, छोटे छोटे लेवल्स को यहाँ पे असेस करना ही भूल गए, या आप कह सकते हो उनके बारे में डिस्कशन ही नहीं की गई। यानी कि जो COP के हमारे माइलस्टोन्स हैं वो ही हमें रीएडजस्ट करने की जरूरत है, ये रिपोर्ट ये कह रही है। यानी कि जो सिटीज का रोल है वो तो सबसे
ज़्यादा है। आप सिटीज़, ठीक है कंट्री का पार्ट होती है सिटीज़, बट सिटीज़ की खुद की वर्किंग कंडीशंस क्या है, किस तरीके से चलता है, वो माइक्रो लेवल पे अगर आपको चीज़ें पता होंगी तभी आप मैक्रो लेवल पे जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, रीएडजस्टमेंट की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू द माइलस्टोन्स जो कि हम कॉप में प्रॉमिस करते हैं, या जैसे कि हम पेरिस एग्रीमेंट में चीज़ें फॉलो करते हैं, वो चीज़ें सिटीज़ की तरफ से खुद से आनी चाहिए, या मैनेजमेंट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या उन सिटीज़ का यहाँ पे से क्या है, स्टेटस क्या है, वर्किंग क्या है, क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देन सिटीज़ कमिटमेंट टू 1.5 डिग्री लिमिट, सेम चीज़ पहली ऑलमोस्ट, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ कि रफली जो 200 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड है उन्होंने क्लाइमेट के टारगेट्स रखे थे, बट वो टारगेट जो है वो नेशनल टारगेट्स को एक्सीड करते हैं। ठीक है, जैसे कि कंट्रीज ने फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री है, उसने बोला कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाला टारगेट है हमारा, हम 2040 तक अचीव कर लेंगे, बट सिटीज़ जो है वो खुद से आगे आते हैं, ये हमारा नेशनल टारगेट हो गया। ठीक है, बट अब कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो उसी कंट्री में से निकल के आके कह रही हैं कि नहीं, बीइंग अ सिटी हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट हम 2045 तक कर लेंगे। तो ये नेशनल लेवल से यहाँ पे एक्सीड कर रहा है, तो 5 साल तो एक्स्ट्रा हो गए ना, तो कंट्री तो पूरी की पूरी अब चला के 2040 तक आपको वो डेटा को फुलफिल करना था, अपनी डीकार्बनाइजेशन करनी थी, 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक जाना था, बट ये 5 साल तो एक्स्ट्रा हो गए। अब ये 5 साल एक सिटी एक्स्ट्रा ले रही है, मतलब पूरा का पूरा नेशन जो है अब कह नहीं सकता, ऐलान नहीं किया जा सकता कि हम वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि की नहीं जाती है पॉलिसीज बनाने से पहले, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये चीज को यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। बेसिकली ये रिपोर्ट यही चीज बता रही है। देन रिपोर्ट्स के एनालिसिस ऑन क्लाइमेट गोल्स वर्सेस द करंट स्टेटस या करंट स्टैट्स जो भी क्या कहते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज जो रिपोर्ट ने बोली कि ग्लोबल वार्मिंग में टारगेट शॉर्टफॉल्स, ठीक है, टारगेट शॉर्टफॉल्स की तो वही बात है कि जो हमने अचीव करने के लिए डेटा बोला था 2030 या 2040 2050, कई कंट्रीज 2070 तक अपना टारगेट्स को डीकार्बनाइजेशन का या जीरो कार्बन एमिशंस तक लेके जाने की बात करती है, या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की जो करंटली सेट है एवरेज पे बाय 2030 बोल रहा है, वैसे 2040 2050 तक भी जाता है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को अचीव कैसे किया जाएगा, शॉर्टफॉल ही है। अगर हम देख रहे हैं कि पिछले स्लाइड में ये चीज हमने देखी कि जो सिटीज है वो खुद से ही इस चीज को अचीव करने के लिए खुद से एक्सटेंड करती है नेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, या नेशन ने प्रॉमिस किया उस चीज को। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो यहाँ पर क्या करेगा, हमारे लिए दिक्कत और पैदा करेगा। यानी कि यहाँ पे इस चीज के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है कि जो चीज हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो चीज हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है 2030 तक हमने प्रॉमिस किया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जाएंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि सिटीज ही ऐसी हैं या अर्बन एरियाज ही ऐसे हैं जो कि इन सब में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल टुगेदर। यानी कि 2/3 ऑफ द ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो हमारे पास है, एनर्जी की डिमांड, बीट किसी भी तरह की एनर्जी, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो आती ही कहाँ से है, सिटीज से आती है। तो हम कैसे टारगेट्स को पूरा करेंगे जब हम वो 2/3 डिमांड्स को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं थ्रू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, सॉरी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, या हम उसके अगेंस्ट कोई ऐसी हमारे पास आप कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है ना, या हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। मतलब जो हमारे प्रोमिसेस है वो भी बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अर्बनाइजेशन एंड एमिशन डीकूपलिंग। ठीक है, कि रिपोर्ट ने ये चीज़ शो की है कि जो डेवलप्ड रीजन्स हैं उन्होंने 25% रिडक्शन तो अचीव कर ली है एमिशंस के ऊपर पिछले 10 सालों में, बट अब जो बाकी कंट्रीज है जिनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है, या जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, या जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो उनके केसेस में यहाँ पर अगर क्या कर रहे हो, बैलेंस कैसे लेकर आओगे, वो चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी। डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं हमारे पास तो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने तो इजीली एमिशंस जो है वो कम कर दी, बट जो अभी डेवलप कर रही है कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं ना इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स के बेसिस पे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशियली डेवलप करते हो, कि यानी कि आपको अगर रिन्यूएबल एनर्जी भी बनानी है तो उसके लिए भी, उसको बनाने के लिए भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि फॉसिल फ्यूल्स ही लग रहे हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये कैसे आएंगे, ये फॉसिल फ्यूल्स की जो रिप्लेसमेंट है वो कहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका जो यहाँ पे ग्रोथ हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके लिए जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स लग रहे हैं उसका जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने के लिए ही रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं एंड कोई फॉसिल फ्यूल को ऐसे यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा, वेस्ट नहीं किया जा रहा, तब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाने की जरूरत है
कि ये डिकार्बनाइजेशन कैसे होगी। दूसरी चीज़, अब हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंस गैप्स बेसिकली अभी के स्टेटस को देखते हुए ना ये रिपोर्ट कह रही है कि हमारे पास कम से कम नहीं तो अगर हमें जो लेवल हमने अचीव करने के लिए जो प्रॉमिस किए थे 2040 तक या 2050 तक जो प्रॉमिस हैं वो अचीव करने के लिए हमें कम से कम नहीं तो 5 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है। ग्लोबली पूरी दुनिया को 5 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है, बट अभी तक अगर हम टोटल करके देखें तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से हमें 5% ही है, यानी कि 5 ट्रिलियन की अभी तक इन्वेस्टमेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट एक्चुअली में जो रिक्वायरमेंट है वो 20 ट्रिलियन की होगी पर ईयर। ठीक है, यानी कि वी आर फॉलिंग शॉर्ट बाय 15 ट्रिलियन एटलीस्ट, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है हमें या मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे रोकने के लिए, उसके लिए हमारे पास पैसा भी एग्जिस्ट नहीं करता। कैसा हो जाएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कोई टेक्नोलॉजी किसी को दे दो तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी तो लगेगी। ठीक है, कि डेवलप्ड कंट्री से आप चाहते हो उनकी टेक्नोलॉजी लेना, बट वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब मेजरली अगर हम बात करें यहाँ पे यही चीज़ है कि ग्लोबली हमारे पास 20 ट्रिलियन पूरी दुनिया के पास इन्वेस्टमेंट एज अ टोटल होनी चाहिए, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बेटर तरीके से काम कर सके, जो सेट टारगेट्स है गोल्स उसमें अचीव कर सके। बट अभी सिर्फ 5 ट्रिलियन ही हैं, 5 ट्रिलियन जो कि रिक्वायरमेंट है डॉलर्स की, वही चीज़ हम जमा कर पा रहे हैं। 15 जो ट्रिलियन डॉलर है उसकी रिक्वायरमेंट और है, तो वी आर फॉलिंग शॉर्ट फॉर द फाइनेंस गैप्स। देन क्लाइमेट गोल्स एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, यानी कि जो अब जितने भी रेजिडेंट्स हैं हमारे पास है ना, अब हर कोई कॉन्टिनेंट या इवन की कोई भी कंट्री है वो इक्वल लेवल पे एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करती है ना। कोई अंडर डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, कोई डेवलप्ड है। डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, कंट्रीज एज एन अफ्रीका हो गया, या इवन की कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो एशिया हो गया, वहाँ पे अब जितने भी लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, जैसे इंडिया में हम एग्जिस्ट करवाते हैं, या जितने भी पुअर पॉपुलेशन है उनकी यहाँ पर हेल्प कैसे की जा सकती है ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर सबसे पहले ना पड़े। अदरवाइज जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज उनको क्या है, उनके पास तो कोई ना कोई मिटिगेशन स्कीम होगी, जिसके पास पैसा है वो तो बच जाएगा किसी तरीके से। बट जो लोग जिनके पास पैसा भी नहीं है वो तो फूटी किस्मत वाली बात हो गई ना यहाँ पे, कि उन रेजिडेंट्स के ऊपर भी यहाँ पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है तो वो हमारे ही लोग ही एक्चुअली में ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिटेरियन सेक के लिए काम किया जा रहा है। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लोग रिजाइड कर रहे हैं या कंट्रीज जो कि पुअर कंट्रीज हैं एशिया की और अफ्रीका की, वहाँ पे जो लोग ऐसे भूखमरी से या गर्मी से मरेंगे आगे आने वाले टाइम में, किसी भी तरह का कोई भी ऐसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ता है सबसे पहले उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से उनके लिए यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी तरीके से डेवलप किया जाए, अगेन उसके लिए पैसा चाहिए होगा। रिपोर्ट यही कहती है कि एस्टिमेट्स है कि जो सिटीज इन्वेस्टिंग इन अपग्रेडिंग दीज एरिया कुड इंक्रीज अर्बन रेजिलियंस अप टू 30%। यानी कि यहाँ पे अगर हम इनको बेटर तरीके से एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा प्रोवाइड करके दे दें तो उनकी रेजिलियंस बढ़ जाएगी, यानी कि कोपिंग अप मैकेनिज्म उनका बेटर हो सकता है अप टू 30%। ठीक है, तो इन लोगों के लिए भी यहाँ पे जो कि आप कह सकते हो कि जिनको रिक्वायरमेंट है अभी एक्चुअली में, उनके लिए अगर काम मिलजुल कर किया जा सके ह्यूमैनिटेरियन कॉज की वजह से, तो उनकी रेजिलियंस जो है वो बेटर हो सकती है। देन फाइनल रिकमेंडेशन क्या की गई, ये इन सभी का अगेन क्रक्स है कि स्केल अप ऑफ अर्बन क्लाइमेट एक्शन, कि जितनी भी सिटीज़ है उनको ग्लोबल एमिशंस रिड्यूस करनी है एटलीस्ट बाय 40%। अगर वो भी तभी पॉसिबल होगा अगर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है वाइडली। तो ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठा देती है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे किया जाएगा विद द एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल्स जो कि यूज़ किए जा रहे हैं बाय द डेवलपिंग कंट्रीज। रिपोर्ट यही भी कहती है कि 60% जो सिटीज़ हैं हमारे पास, दे हैव द पोटेंशियल टू रीच नेट जीरो बाय 2050 विद दीज स्ट्रैटेजीज। यही यहाँ पे ये रिपोर्ट आपको सजेस्ट कर रही है कि पूरी सिटीज़ जो वर्ल्ड के अंदर हैं उनमें से जो भी 40% सिटीज़ हैं वो अगर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से अपनाना शुरू कर दें, जो कि सडनली पॉसिबल अगेन नहीं हो पाएगा, तो बाय दैट 40% अगर एप्लीकेशन होती है तो 60% ऑफ द कंट्रीज सिटीज़ जितनी भी हैं वो अब नेट ज़ीरो पे पहुंच सकती हैं बाय द ईयर ऑफ 2050 अगर ये स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाए, जो कि अब एप्लीकेशन के पर्पज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट लेट्स सी क्या इसके ऊपर अब गवर्नमेंट्स एक्शन लेती भी हैं या नहीं, वो भी। देन एनहांस मल्टी लेवल गवर्नेंस। अब यहाँ पे मल्टी लेवल गवर्नेंस वाली बात आ गई कि हम नेशनल लेवल पे अपने या इंटरनेशनल लेवल पे टारगेट सेट करते हैं, बट हम बेसिक लेवल ग्रास रूट लेवल को कंसिडर नहीं करते हैं। हम अपने बेसिस पे अपने तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक तरह से
इंटरनेशनल लेवल पे भी या नेशनल लेवल पे गोल सेट कर देती है, बट देर इज नो मल्टी लेवल गवर्नेंस इन्वॉल्व व्हेन इट कम्स टू सिचुएशंस लाइक दीज, है ना। तो अब रिपोर्ट ये शो करती है कि अर्बन रेजिलियंस जो है 15 से 20% तरीके से बेटर की जा सकती है जब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो या कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस हो अक्रॉस लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल, ठीक है। तो मल्टी लेवल अप्रोचेस की जो रिक्वायरमेंट है वो इफेक्टिव भी होगी एंड 40% ऑफ द लार्ज सिटीज जो हैं वो क्लाइमेट वल्नरेबल है, उससे उनकी सिचुएशन भी बेटर हो सकती है। इसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन में यही चीज़ कही गई कि पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ को लगा के रखे कि हाँ, लोगों को ध्यान में रखते हुए कि जितनी भी अर्बन पॉलिसीज़ हैं वो वल्नरेबल ग्रुप्स को टारगेट करे एंड साथ ही साथ क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी मॉर्टेलिटी रेट्स हैं, जो अब वही बात है ना कि जिनके पास नहीं है पैसा, मैंने बताया सबसे पहले उन्हीं के ऊपर ये चीज़ की मार पड़ेगी, तो वही लोग मरते हैं, तो उनकी मॉर्टेलिटी जो है उसको कम करने की बात की जा सके। अगर जो स्टेटेड तरीके से मेजर्स जो हैं उनको अपनाया जाता है तो 25% तक ये मॉर्टेलिटी या डेथ्स को हम रोक सकते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसके अलावा इनोवेशन इन क्लाइमेट फाइनेंस, कि अब हमारे पास पैसे का जो गैप है $5 ट्रिलियन ही तो है, ठीक है, बाकी के 15 कहाँ से आएंगे? 15 में से एटलीस्ट अगर 4 या 5 और एक जोड़ सकते हैं, बट वो पैसा आएगा कहाँ से? वो आएगा प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर लेके आने की बात की जा रही है इस रिपोर्ट के द्वारा एंड साथ में ही ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं उनको इशू किया जा सके। ग्रीन बॉन्ड्स की जो आप देख सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट है जो ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल लेवल पे अगर आप कहें तो, ठीक है। तो 40% एटलीस्ट एनुअल इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर फंड्स जो हैं वो भी इसमें हेल्प करें एंड ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं सिंस वो बढ़ रही हैं तो उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़े ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स को और बढ़ावा मिले एंड जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है फाइनली उसके थ्रू डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड या डेवलप्ड कंट्रीज जो है और बेटर तरीके से अपना R&D कर सके एंड हमारा जो वो प्लेज है लिया गया वो उस चीज़ को हम टाइमली पूरा कर सके एंड जो हमारा गैप था फाइनेंस गैप वो हम कम करके फाइनली एक जो गोल सेट किया है उसे अचीव करें, चाहे थोड़ा लेट ही करें बट एटलीस्ट करें। तो बेसिकली ये रिपोर्ट यही चीज़ कहती है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।